इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, 3 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे कि किन किन चीज़ों पे आपका एग्जेम्पशन है। पॉइंट नंबर 1 है इसमें, कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट वेयर पर्सन इज डिपेंडेंट ऑफ द शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और अ पर्सन हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस ऑफ PAF पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो कैपिटल गेन उन लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है अगर वो बंदा डिपेंडेंट है इन लोगों का, ठीक है, यानी कि इनके आगे बेटा हो या बेटी हो वटेवर, सही है, उसके अंदर स्पाउस हो। तो अगर वो पर्सन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अंदर बिलोंग कर रहा था या उसकी डेथ होगी ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में सिर्फ हमारी ये वो भी आएंगे, नेवी की भी आ सकती है बल्कि आएगी, एयरफोर्स भी आएगी, मिलिट्री अकेली नहीं आएगी, बाकी सारे भी आएंगे। हमें सिर्फ इसी का पता होता है ना, इस वजह से। और एक और बात याद रखिएगा कि जब ये अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि जी एग्जेम्पशंस वगैरह के ऊपर बताएं, तो ये जो लाइन लिखी होती है ना, एज पर क्लॉज 114B पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी की लाइन जो होती है, कहीं पे भी आपको रेफरेंस दिया हो ना, क्योंकि बुक ने तो रेफरेंस देना है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब आप इसको ऑब्वियसली थोड़ा सा क्रैम ही करना पड़ेगा इन 3 बातों को। तो क्रैमिंग के टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है कि जी आप इसका रेफरेंस को भी याद कर रहे हो, ये जस्ट बुक ने आपको रेफर देने के बताया कि इस सेक्शन के तहत। तो अगर कैपिटल गेन जो है वो आ रहा है ऐसे पर्सन को जो कि डिपेंडेंट है एक ऐसे शहीद का जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से बिलोंग करे, या फिर एक ऐसे पर्सन का डिपेंडेंट है जो कि जिसकी डेथ हो गई ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। अगला पॉइंट, एज पर द क्लॉज 9A पार्ट 3 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, कैपिटल गेन टैक्स रेट्स have been reduced by 50% of the above rates in case of the first sale of immovable property acquired or allotted to ex-servicemen and service personnel of armed forces or ex-employees or serving personnel of federal and provincial governments being original allottees of the immovable property duly certified by the allotment authority। ऊपर वो जनरल कैपिटल गेन की बात कर रहा था, जो दूसरा पॉइंट है ये उस कैपिटल गेन की बात कर रहा है जो किस पे अर्न किया हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड आ रहा है ना, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें, ये याद रखना है। ऊपर वो जनरल कैपिटल गेन की बात कर रहा है, नीचे वो बात कर रहा है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो कैपिटल गेन आता है, ये उसकी बात कर रहा है। तो ये इन दोनों में ये डिफ्रेंसिएशन है। और करेगा क्या, उसका जो कैपिटल गेन टैक्स रेट्स हैं हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 50% से उसके जो टैक्स रेट्स हैं वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिल रही, बल्कि क्या कर रही है, क्या हो रहा है, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स हो रही है, सही है। तो ये भी याद रखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो एग्जेम्पशन है वो सारी की सारी एग्जेम्पशन नहीं है, बल्कि टैक्स रेट्स के अंदर कमी है। जो ओरिजिनल टैक्स रेट्स लग रहे हैं उनमें 50% से कमी हो जाएगी, रिड्यूस्ड बाय 50%, ठीक है। ये नहीं कि जी रिड्यूस टू 50%, नहीं, रिड्यूस्ड बाय 50%, सही है, नहीं फर्क है बात, आपने 50% से कम करनी है उसे, 50% तक लेके नहीं आना, कहने का मकसद ये है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर है किसके ऊपर, इन केस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो फर्स्ट सेल की भी बात है। सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और एक्स एम्प्लॉइज और सर्विंग पर्सनल ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट,
एक्स सर्विसमैन एंड सर्विस पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस के जो लोग एक्स हो चुके हैं, मतलब यानी कि जो अभी करंटली सर्विस में नहीं है, रिटायर्ड है, वो लोग और सर्विस दोनों के ऊपर ये लग रहा है। ठीक है, जो बंदे रिटायर्ड हो चुके हैं वो और जो सर्विंग में है और वो, उन दोनों पे ये रूल लगेगा। अगर वो ओरिजिनल अलॉटी है और उन्हें कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिली है, उसको वो सेल करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी के सेल पे जो टैक्स रेट लगेगा इट विल बी रिड्यूस बाय 50%। ठीक है, ओरिजिनल अलॉटी किसे कहते हैं, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन आएगा। बेसिकली ओरिजिनल अलॉटी से जो बात समझ में आ रही है वो ये आती है कि जो पर्सन फेडरल गवर्नमेंट में या सर्विसमैन के तौर पे काम करते हैं आर्म फोर्सेस में, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सर्विस कंप्लीट करने पे, एक स्पेसिफिक टाइम कंप्लीट करने पे कोई लैंड वगैरह गिफ्ट कर दी जाती है। ठीक है, जिस तरह काफ़ी ज़्यादा सुना है कि रिटायरमेंट के बाद आपको जो हमारे गवर्नमेंट के जो टॉप के अदारे हैं, उनमें जो टॉप की जो सीट्स हैं, जब वो लोग रिटायर्ड होते हैं तो उनको कभी 5 मरले का 10 मरले की प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, या इससे भी ज़्यादा कोई फार्म हाउस वगैरह पे मिल जाता होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक पूरी उम्र लगा दी हमारी एक सर्विस करने में एक अदारे की, तो वो फिर जो उनको मिल रहा है वो बेसिकली उनको तो ओरिजिनल अलॉटमेंट के तौर पे मिल रहा है ना, कि आपने ये काम किया, आपने चूँकि हमारे मुल्क की खिदमत की, ठीक है, या इस अदारे में काम किया, तो आपको हमने ये तोहफे के तौर पे आपकी सर्विस की कदर दिया, तो वो तो ओरिजिनल अलॉटी हो गया। अब मिसाल के तौर पे किसी प्राइवेट बंदे को बाद में वो बेच देता है, अब वो जो प्राइवेट बंदा है वो आगे बेचता है, तो उसको तो ये एग्जेम्पशन ही ना अवेलेबल, वो ओरिजिनल अलॉटी तो ना हुआ। समझ लगी कि उसने जब बेचा, सर्विसमैन ने जब बेचा, तो उसको तो ये चीज़ मिली थी कि आपने इस अदारे की खिदमत की, तो उसकी खिदमत के बकदर आपको ये मिल गया, तो आपके टैक्स रेट्स कम हो गए। अब उसने जिसको बेचा, उसने जब आगे बेचा, तो उसको तो टैक्स पूरा लगेगा ना। ये इनहेरिटेंस नहीं है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन हाँ। इनहेरिटेज में भी फर्स्ट एड सेल होगी या नहीं? अभी वो तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा इनहेरिटेज के बारे में, जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करें। तीसरा सवाल ना किया करें आगे से, जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसके ऊपर तो फोकस करें ना। इसकी समझ लग गई है, ओरिजिनल अलॉटी की समझ लग गई है। तो ये बीइंग एन ओरिजिनल अलॉटी जो होता है, इससे यही बात समझ में आती है कि उसको जो मिल गया वो तो ठीक है, उसने पर आगे किसी सिविल पर्सन को दिया और वो जब बेचेगा तो उसके ऊपर ये टैक्स रेट्स अप्लाई नहीं होंगे, वो पूरा टैक्स ही देगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंट, मोर ओवर इन केस ऑफ एनी कैपिटल गेन अराइजिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल शेल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। वो ऊपर वाली बात, ऊपर उसने लिखा कि टैक्स का रेट का कितना कम करना है, 50% से। अगर उसने 3 साल बाद बेचा तो टैक्स का रेट कितना कम कर देना है, 75%। बाकी बात वही है कि वो ओरिजिनल अलॉटमेंट होनी चाहिए, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, ये कैपिटल गेन के ऊपर एग्जेम्पशंस हैं, तो देखा जाए तो ये सारी की सारी अवेलेबल है टू सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, और टू सर्विस पर्सनल और एक्स एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन लोगों को ये अवेलेबल है। तो ये वो पूछ सकता है एग्जामिनर कि जी कैपिटल गेन के ऊपर एग्जेम्पशंस क्या है और किन किन लोगों को अवेलेबल है। अच्छा, इसके ऊपर आज पढ़ते हैं जी टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम। डीम्ड किसे कहते हैं? हाँ, डीम्ड किसे कहते हैं? समझना, अज्यूम्ड करना। ठीक है, तो अज्यूम्ड इनकम, जो टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम से मतलब आप ये ले लें, अज्यूम्ड इनकम। इसमें कुछ चीज़ों का हमने ख्याल रखना है बस, बाकी ये काफ़ी सिंपल है। और अभी तक मेरे ख्याल से इसको आई कैबिनेट टेस्ट भी उस लेवल पे नहीं किया, जो मुझे लग रहा है कि ये शायद इस दफ़ा टेस्ट कर ले, क्योंकि पिछली दफ़ा भी फील हो रहा था कि जब से ये आया तब से टेस्ट नहीं हुआ। तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस सेक्शन को वो थोड़ा बहुत टेस्ट ज़रूर करे। बाकी मैं एकदम वैसे थॉरली देखूंगा, अभी मेरी नज़र से कोई क्वेश्चन नहीं गुजरा इसके ऊपर।
नॉर्मल कैपिटल गेन भी चला है। तो इसको एक अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड करना है। टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम, डीम्ड का मतलब अज्यूम्ड इनकम, अज्यूम्ड इनकम के ऊपर जी टैक्सेशन है। देखते हैं कौन सी अज्यूम्ड इनकम की बात कर रहा है। अ रेजिडेंट पर्सन ओनिंग कैपिटल एसेट इन पाकिस्तान, रेजिडेंट पर्सन अंडरलाइन करें, ओनिंग कैपिटल एसेट इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान को अंडरलाइन करें, will be taxed on deemed income arising from the capital asset for the tax year 2022 and onward। ऐसे कैपिटल एसेट जो 2022 या उसके बाद खरीदे हैं ये उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में तो इसका स्कोप बताया है कि लगेगा किस पे। पहली बात ये कि ये रेजिडेंट पर्सन पे लगेगा, ठीक है, और रेजिडेंट पर्सन के भी उन एसेट्स पे जो कि पाकिस्तान में होंगे। ठीक है, तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंट पर्सन पे लगेगा और उसके भी उन एसेट्स के ऊपर जो पाकिस्तान में होंगे। ठीक है, और लगेगा 2022 से ऑनवर्ड वाले एसेट्स पे। An exclusionary definition of capital asset has been provided, which effectively means that such tax is leviable only in respect of immovable property situated in Pakistan owned by resident person। ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउस, एनी बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिचुएटेड इन पाकिस्तान ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी ना, ऐसे ही है ना, उसमें तो बहुत कुछ आता है, कैपिटल एसेट में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन सिर्फ इस सेक्शन के लिए उसने एक्सक्लूसिवली जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या चीज शामिल है कैपिटल एसेट में? इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ इस सेक्शन के लिए। ठीक है, वैसे कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है उसमें तो काफी कुछ आता है, लेकिन इस सेक्शन के लिए जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी बस। सही है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये किस पे लगेगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेगा। कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी? जो पाकिस्तान के अंदर होगी और उसकी प्रॉपर्टी जो कि रेजिडेंट होगा, और इसका टाइम ड्यूरेशन किस प्रॉपर्टी का? जो टैक्स ये 2022 से ऑनवर्ड होगा। ये चार बात है। ठीक है, ये इसका स्कोप आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना हर लाइन के अंदर। आगे, डीम्ड इनकम शैल बी कंप्यूटेड एज 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन पाकिस्तान हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर। जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका 5% डीम्ड इनकम कंसीडर की जाएगी। टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम, हमारा टॉपिक क्या है? टैक्स टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, ऐसे ही है ना। तो अभी वो बता रहा है कि डीम्ड इनकम क्या है। अज्यूम्ड इनकम है ना, हमने अज्यूम करनी है इनकम, तो डीम्ड इनकम क्या है? उसने डीम्ड इनकम बताया कि ये होगी फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, कब की? लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर की। ठीक है, और इस फेयर मार्केट वैल्यू का ये 5% होगी। नहीं समझ? ये होगी फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, कब की? लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर की। और जो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका 5% क्या होगी? डीम्ड इनकम। समझ लगी? इसको ऐसे जरा समझने की कोशिश करनी है कि डीम्ड इनकम, पहली बात ये अज्यूम्ड इनकम होती है। डीम्ड इनकम निकलेगी कैसे? डीम्ड इनकम होगी फेयर मार्केट वैल्यू, कब की? लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर की। ठीक है, और 5% जो है ये उस फेयर मार्केट वैल्यू का जो 5% होगा वो डीम्ड इनकम कंसीडर की जाएगी। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? उसने ब्रैकेट में लिखा है, किधर गया? फेयर मार्केट वैल्यू, हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू जो होती है वो होती है एज डिटरमिन्ड बाय द एफपीआर अंडर द सेक्शन 68, यानी कि दैट इज एफपीआर वैल्यू और डीसी रेट।
ठीक है, ये हमने पिछला जो कल वाला सवाल किया था उसके अंदर भी हमने देखा था कि जी एफबीआर ने उसकी वैल्यू इतनी डिटरमिन की, तो फेयर मार्केट वैल्यू को वो जो कहता है वो ये कहता है वो वैल्यू जो एफबीआर ने बता दी हो या डीसी रेट के मुताबिक वो वाली वैल्यू हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसको वो फेयर मार्केट वैल्यू कहता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, अभी तक कोई चीज ना समझ लगी हो? अभी तक कोई चीज ना समझ लगी हो? ये समझ लगी है ना? फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे उस एसेट की लेंगे जो कि लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर में होगा। ठीक है, उस एसेट की लेंगे जो लास्ट डे आउट ऑफ टैक्स ईयर में होगा। फेयर मार्केट वैल्यू कौन बताएगा? एफबीआर या डीसी रेट के मुताबिक। ठीक है, एफबीआर डिटरमिन्ड बाय एफबीआर और डीसी रेट, ये फेयर मार्केट वैल्यू वहां से आएगी। ये इसको बस देख लीजिएगा, ये उस एसेट की होगी जो लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर में हमारे पास होगा। आगे चले, अब ये आ गया टैक्स, ये तो था डीम्ड इनकम। अब उसे बताया टैक्स ऑन डीम्ड इनकम क्या है। टैक्स क्या होगा जी? द रेट ऑफ टैक्स ऑफ सच इनकम इज प्रिस्क्राइब्ड एट 20%। दिस ट्रांसलेट्स इनटू इफेक्टिवली 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट। ये जो टैक्स होगा इट विल बी 20% ऑफ दिस 5%, 20% ऑफ 5%। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, बस जैसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपने डीम्ड इनकम निकाली होगी ना 5%, उसके ऊपर 20% टैक्स होगा। डीम्ड इनकम के ऊपर 20% टैक्स होगा। दो तरीके उसने कहे हैं। उसने कहा कि 20% टैक्स काट लो डीम्ड इनकम के ऊपर, ठीक है, या फिर 1% टैक्स काट लो फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है। 20% टैक्स काट लो डीम्ड इनकम के ऊपर या 1% टैक्स काट लो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो एक ही बात है। ठीक है, लगी समझ कि नहीं लगी? ये तो सिंपल सी बात है ना, ये तो आप लोगों का मेरे ख्याल से मैथ्स ही अप्लाई हो रहा है, सिंपल और कुछ भी नहीं है। द रेट ऑफ टैक्स, आगे चले। फॉर द पर्पज ऑफ सच टैक्स हाउएवर फॉलोइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल स्टैंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ सच टैक्स। ये सारी चीज इजी थी। ये जो नीचे की दी गई और लिस्टें हैं, इसको याद करना, जहन में रखना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल साबित हो सकता है। बेसिकली जब आपने ये डीम्ड इनकम के ऊपर टैक्सेशन काट लगाना है, तो इसके लिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज आपने लेनी है, ये जो नीचे दी गई हुई इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं ये नहीं लेनी। ये जो नीचे दी गई है ये नहीं लेनी। अच्छा जी, इसमें क्या क्या आ गया? वन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। एक घर है उसका, उस घर में वो रहता है और वो घर उसके नाम है, तो भाईजान उसके ऊपर ये नहीं लगेगा। ठीक है, डीम्ड इनकम का सेक्शन उस प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा। उसके बाद एक ही घर है और उसके अंदर वो रहता है और घर उसके नाम है, नहीं तो जितने भी घर वाले होते हैं बेचारे उन सबके ऊपर टैक्स लग चुका होता। ठीक है, तो एक घर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो उसके नाम है, रेजिडेंट है, तो वो नहीं लगेगा। दूसरा प्रॉपर्टी नहीं है, यही पढ़ रहे हैं ना अभी, वन वन करके सारे ही पढ़ेंगे अभी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो वन प्रॉपर्टी है इसके अलावा उससे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, अभी तो यही बात समझ लग रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरीड आउट बाय द पर्सन अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पे लिस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर वो कारोबार कर रहा है और वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में उसका नाम भी है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये नहीं लगेगा। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ा रहा है ना। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बढ़ा रहा है। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है, और उसके बिजनेस प्रेमिसेस है
जहां पे उसका बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है और वो खुद एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में जिसका नाम है। ठीक है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट क्या होती है बोला? जो हर साल अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है ना, तो एफबीआर वाले उसका नाम एक लिस्ट बनाते हैं, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, और उसके अंदर उसका नाम आ रहा होता है कि ये जी हर साल अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है। आप एक साल भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपका एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नाम नहीं आएगा। एनटीएन होगा लेकिन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नहीं अज्यूम करना कि जिसका एनटीएन होता है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में भी हो। तो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के लिए एनटीएन होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास एनटीएन है वो एटीएल में भी होगा। समझ लगी? तो ये एक जनरल बात आपको बता रहा हूं। तो जो हर साल टैक्स जमा कराता है उसका नाम एटीएल में आता है। जो किसी साल कराएगा, एक साल नहीं कराएगा, तो जिस साल नहीं कराएगा उस साल उसका नाम एटीएल में नहीं आएगा। ठीक है, तो एटीएल में उसका नाम हो और उसकी जो बिजनेस है उसकी सर वो अपनी जाती जगह हो, तो वो वाली प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल नहीं है। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द पर्सन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउसेज एंड लैंड एनेक्स्ड देयरटू। अगर उसके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, सही है, ज़रूरी ज़मीन है और उसके ऊपर वो ज़राअत का काम कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी का काम कर रहा है, तो वो ज़रूरी ज़मीन भी इसमें शामिल नहीं है, उस पर भी ये टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फार्म हाउस पे लगेगा, एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स्ड देयरटू। सही है, लगी बात समझ? कि फार्म हाउस और उसके साथ कोई एक्स्ट्रा जमीन छोड़ी हुई है वो एग्रीकल्चर के अंदर फॉल नहीं करेगी। इट मीन्स कि उस पर लगेगा, इट मीन्स कि उसके ऊपर लगेगा। अब जो अगला नोट है ना, ये नोट कर लें कि इस नोट को पढ़ने के बाद आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है। सही है, तो उसका हल ये है, फार्म हाउस मीन्स अ हाउस constructed on a total minimum area of 2000 square yard with a minimum covered area of 5000 square feet used as a single dwelling unit. समझ लगी? मिनिमम 200 से 500 हो सकता है। 2000 square yard with a minimum covered area of 5000 square feet used as a single dwelling unit। ये उसने जो फार्म हाउस है ना उसकी डायमेंशंस बता दी है। ठीक है, उसने बता दिया है कि जो फार्म हाउस है वो कहते किसे, उसने ऊपर फार्म हाउस का नाम लिया ना, उसने ऊपर फार्म हाउस का नाम लिया, तो कह रहा था कि फार्म हाउस इसके अंदर शामिल नहीं है। इट मीन्स कि फार्म हाउस के ऊपर टैक्स लगेगा, यही तो बात है। वो एक्सक्लूजन से बता रहा है, एक्सक्लूजन के अंदर उसने एक्सक्लूजन बता दी। ठीक है, उसने कहा कि जी फार्म हाउस के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन उसकी नजर में फार्म हाउस कौन सा है वो उसने एरिया वाइज बता दिया कि भाई मैं इसे फार्म हाउस कहता हूं। ठीक है, मैं इसे फार्म हाउस कहता हूं। बात लगी समझ? नहीं लगी समझ? लगी कि नहीं लगी? है नहीं, उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इस चीज को। पहली बात देखें, उसने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही होगी उस पे टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, वो कहता इसमें फार्म हाउस अगर हुआ तो फार्म हाउस में टैक्स लगाऊंगा। फिर उसने पूछा किसी बंदे ने कि भाई फार्म हाउस किसे कहते हो? उसने कहा भाई ये इतना एरिया अगर हो, स्क्वायर यार्ड, इतना कवर्ड एरिया हो तो मैं उससे फार्म हाउस कहता हूं। ठीक है, तो अगर उस एरिया में से कम फार्म हाउस होगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। ये थोड़ा सा इसको समझने की बात ये है। ठीक है, तो ये उसने फार्म हाउस को बताया। हाँ, कवर्ड एरिया छताई, जमीन के ऊपर जितनी छताई करा लें, जितना ग्राउंड छोड़ दें वो वेकेंट एरिया, जितनी छताई करा लें, जितने कमरे बना लें वो कवर्ड एरिया।
हाँ जी, हाँ जी, 2000 स्क्वायर यार्ड और विद अ मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर फीट। यार ये मेजरमेंट है और क्या है, स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर फीट, बस जिस तरह इंचेस और फीट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे ये आप घर बनाते हो तो घर की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपके स्क्वायर यार्ड स्क्वायर फीट यही चलता है ना, यही चलता है कि ये नहीं चलता? पता है, आप जब जमीन खरीदने जाते हो तो आप कहते हो कि जी 5 मरला है, 10 मरला है, ये मरला है, मरले के अंदर एक सब यूनिट होता है, ठीक है। तो ये वही है और तो कुछ नहीं है, इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सही है। चौथा पॉइंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी अलॉटेड टू अ शहीद और अ डिपेंडेंट ऑफ अ शहीद, शहीद लिखा है उसको शहीद कर लें, बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, a person or dependents of a person who dies in the service of Pakistan armed forces or federal or provincial government, a war wounded person while in service of Pakistan armed forces or a federal or provincial government। वैसे मुझे समझ लगी कि war wounded person federal और provincial government में कैसे आएगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने डाल दिया कि बचाना था किसी ना किसी तरीके से। तो an ex serviceman and serving personnel of armed forces or ex-employees or serving personnel of federal and provincial government being original allottees of the capital asset duly certified by the allotment authority। भाई ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इमूवेबल, इन पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। देखा जाए तो आर्म्ड फोर्सेस, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स, ठीक है, ये सारे इससे निकल गए, ठीक है, लगी समझ? तो ये भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड देयर ऑन सब्जेक्ट टू दी, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू रेंटल इनकम। पांचवा पॉइंट, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर टैक्स लगता था जिसकी इनकम के, और आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, वो प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल नहीं होगी। इसकी ब्रैकेट में जो एग्जांपल दे दी है वो सिंपल बड़ी क्लियर एग्जांपल दे दी है कि आपने घर बनाया और घर बना के आपने रेंट पे दे दिया, तो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आप रेंट पे टैक्स दे रहे हैं ना। तो कह रहा है कि जब आपने उसकी इनकम पे टैक्स दे दिया ऐसी प्रॉपर्टी की, तो वो प्रॉपर्टी भी इसमें फॉल नहीं करेगी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी भी इसमें फॉल नहीं करेगी। लगी समझ? बोरिंग है ना अभी तक काफी ज्यादा, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236 के हैज बीन पेड, ठीक है। एक ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है और पहले साल में उसके खरीदने पे 236 के तहत टैक्स दे दिया है, तो वो भी इसमें फॉल नहीं करेगी। 236 के अंदर कोई टैक्स लिखा होगा, वो दे दिया होगा। 236 के अंदर टैक्स कौन सा है वो हमने नहीं पढ़ना। हाँ, अगर क्वेश्चन में आ गया तो वो बताएगा कि ये पहला साल है एक्विजिशन का और इसमें 236 के मुताबिक टैक्स दिया हुआ है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये सेक्शन 7E में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। सातवां पॉइंट बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। Where the fair market value of the capital asset in aggregate, excluding the capital asset mentioned in clause 1 through 6 above, does not exceed 25 million। ये तो भाई उसने एक और एग्जाम्पशन दे दी बड़ी जबरदस्त किस्म की। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा कि जी हम अज्यूम करते हैं, किसी को एग्जांपल भी बना लेते हैं सोच के, कि एक पर्सन है, उसके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी ऐसी है